केतु नोडल अक्ष के माध्यम से पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव वर्तमान जीवन में लाता है, जिसका उपयोग कुंडली में राहु के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार केतु सभी आने वाले जन्मों के कर्मों का अवशोषण बिंदु बन जाता है, पिछले जन्मों की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। इस ऊर्जा को फिर उस व्यक्ति द्वारा संसाधित किया जाता है और राहु द्वारा स्थापित नेटवर्क के माध्यम से इस वर्तमान जीवन को पुनर्वितरित किया जाता है। राहु और केतु अक्ष की राशियों पर शासन करने वाले ग्रहों को कर्म नियंत्रक कहा जाता है। चूंकि केतु कर्म का प्रवेश बिंदु है, इसीलिए केतु की राशि पर शासन करने वाले ग्रह को आगामी या पिछले जन्म का कर्म नियंत्रक कहा जाता है। राहु की राशि पर शासन करने वाला ग्रह इस जन्म में कर्म वितरण को नियंत्रित करता है। इसी कारण से राहु एवं केतु को कर्म वितरण नियंत्रक कहा जाता है। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम आपको बतलाते हैं कि किस प्रकार से राहु और केतु आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं। पिछले अंक में हमने भारतीय ज्योतिष के अनुसार, वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपको बताया था। आज के इस अंक में हम आपको पश्चिमी देशों के विद्वानों द्वारा राहु एवं केतु के विषय में क्या विश्लेषण किया गया है, यह आज आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुन लें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ अवश्य करें। आज तक पश्चिम के अधिकांश विद्वान ज्योतिषी चंद्र ग्रहण को ध्यान में नहीं रखते हैं। उनका तर्क है, चूंकि चंद्र ग्रहण भौतिक शरीर नहीं है, इसीलिए भविष्य सूचक ज्योतिष में इसका कोई स्थान नहीं है। यदि हम उनके दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं तो लग्न और मंगल को भी ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये भी भौतिक शरीर नहीं है। हमारे पूर्वजों के ज्योतिषीय अवलोकनों और लेखों से यह हमें स्पष्ट होता है कि चंद्र ग्रहण कुंडली में एक महत्वपूर्ण अक्ष बनाते हैं राहु और केतु। सनातन साहित्य में राहु और केतु कहे जाने वाले चंद्र ग्रहण को पश्चिम में अक्सर कैपुट ड्रैकोनिस और काडा ड्रैकोनिस अर्थात आकाशीय ड्रैगन का सिर और पूंछ कहा जाता है। सनातन ज्योतिष या वैदिक ज्योतिष आज भी इस चंद्र ग्रहण के प्रतीक का उपयोग करते हैं और आम तौर पर इन्हें जीवन में सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली मानते हैं। इन्हें अनदेखा करना व्याख्या के एक मूल्यवान सुराग से चूक जाना है, क्योंकि ये न केवल जीवन के दौरान गतिविधि के केंद्र बिंदु बनने का संकेत देते हैं, बल्कि किसी विशेष अवतार के पीछे मुख्य उद्देश्य का भी संकेत देते हैं। चंद्रमा के पर्वों के महत्व के बारे में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति 40 वर्ष की आयु तक इनके पक्ष या विपक्ष का अनुभव किए बिना जीवित नहीं रह सकता और समय के साथ दोनों का अनुभव भी प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं पश्चिमी के विद्वान ज्योतिषी जॉर्ज व्हाइट का मत। जॉर्ज व्हाइट पश्चिम के विद्वान ज्योतिषियों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है द मून्स नोट्स एंड देयर इंपोर्टेंस इन नटाई एस्ट्रोलॉजी, जो हिंदू ज्योतिषी और ज्योतिषियों के महत्व को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। लेखक का यह कथन बिल्कुल सही है कि यद्यपि नोट्स एक दूसरे के विपरीत होते हैं, फिर भी वे संकुचित नहीं होते, बल्कि जन्म कुंडली और ग्रहों के गोचर दोनों एक दूसरे के पूरक रूप में कार्य करते हैं। हमारी जानकारी के अनुसार जॉर्ज व्हाइट एकमात्र ऐसे लेखक हैं जिन्होंने लग्न के पास राहु की उपस्थिति से व्यक्ति के शारीरिक कद काठी के बारे में बताया है। हालांकि परीक्षण में यह सही नहीं पाया गया है। हालांकि उनके कुछ अवलोकन आश्चर्यजनक रूप से सत्य एवं सही हुए हैं और भविष्य सूचक ज्योतिष में लुप्त कड़ी के बारे में विस्तार से बात करते हैं। व्हाइट अन्य लेखकों के साथ इस बात पर जोर देते हैं कि
जन्म लग्न में आत्मविश्वास की कमी होती है जब केतु उपस्थित रहता है। जब राहु रहता है तो आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहता है और इस कमी की पूर्ति के लिए वह अत्यधिक रक्षात्मक रवैया अपनाता है। लेखक का कहना है कि प्रथम भाव में स्थित नोट्स अनुकूल या प्रतिकूल जातक का ध्यान आकर्षित करते हैं। व्हाइट जन्म कुंडली में उच्च या उन्मुख चंद्रमा के नोट्स पर विशेष बल देते हैं। नंबर 2 दूसरे ज्योतिषी हुए हैं एडा मुइर। एडा मुइर ने भी एक छोटी सी किताब लिखी है, द बुक ऑफ द नोट्स एंड द पार्ट ऑफ फॉर्च्यून, जिसमें उन्होंने कहा है क्योंकि प्राचीन ज्योतिषियों ने राहु केतु पर बहुत जोर दिया था, इसीलिए हम आप सब मित्रों से आग्रह करेंगे कि वे चंद्रमा के नोट्स पर ध्यान दें, खासकर अगर सूर्य, चंद्रमा या ग्रह इन बिंदुओं पर दृष्टि डाल रहे हों, क्योंकि इनसे कर्म के स्रोतों के बारे में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तीसरे ज्योतिषी हुए हैं पश्चिम के मोहन कोपरकर, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी लूनर नोट्स। उन्होंने अपनी पुस्तक लूनर नोट्स में लिखा है कि केतु नोडल अक्ष के माध्यम से पिछले जन्म या पिछले जन्मों के कर्मों के प्रभाव डालता है, जिसका उपयोग कुंडली में राहु के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार केतु सभी आने वाले कर्मों का अवशोषण बिंदु बन जाता है, पिछले जन्मों की ऊर्जा का अवशोषण करता है। इस ऊर्जा को फिर उस व्यक्ति द्वारा संसाधित किया जाता है और राहु द्वारा स्थापित नेटवर्क के माध्यम से इस वर्तमान जीवन में पुनर्वितरित किया जाता है। राहु और केतु अक्ष की राशियों पर शासन करने वाले ग्रहों को कर्म नियंत्रक ग्रह कहा जाता है। चूंकि केतु कर्म का प्रवेश बिंदु है, इसीलिए केतु की राशि पर शासन करने वाले ग्रह को आगामी या पिछले जन्म का कर्म नियंत्रक कहा जाता है। राहु की राशि पर शासन करने वाला ग्रह इस जन्म में कर्म वितरण को नियंत्रित करता है, इसी कारण इसे कर्म वितरण नियंत्रक कहा जाता है। नियंत्रक ग्रहों के संग्रहण संबंधी निहितार्थ होते हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि वे कुंडली में कौन से भाव में और किस राशि में स्थित हैं और नोडल अक्ष के साथ उनकी क्या दृष्टि संबंध बन रहा है। नियंत्रक ग्रहों द्वारा नोडल अक्ष पर बनाया गया यह प्रभाव कर्म संबंधी समझ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। चौथे ज्योतिषी हुए हैं पश्चिम के लूनर नोट्स। जो लूनर नोट्स के बारे में बर्निस प्रिल ग्रेबनर कहती हैं कि संस्कृत में कर्म का अर्थ है कार्य, कर्म या काम। आपकी व्याख्या चाहे जो भी हो, यही वह बिंदु प्रतीत होता है जो हमारे भाग्य का संकेत देता है। राहु और केतु के संबंध में यह विशेष रूप से सत्य है, लेकिन शनि भी हमारे कर्म भाग्य में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। हमारा जन्म एक निश्चित चक्र में एक निश्चित कर्म या एक निश्चित कर्म को पूरा करने के लिए ही हुआ है। इसे आप जो भी कहें, सच्चाई यही है कि हमें एक निश्चित चीज सीखनी है, करनी है, क्षतिपूर्ति करनी है अथवा प्रायश्चित करना है, ये आवश्यक है और हम ऐसा केवल एक निश्चित समयावधि के दौरान ही कर सकते हैं। केतु आत्मा के पुनर्जन्म की लंबी अवधि से बनाई गई एक ऐसी क्षमता है, जो केतु की एक और व्याख्या है कि यह एक निश्चित वंशानुगत वृत्ति की लंबी श्रृंखला के अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह जन्म से ही प्राप्त एक क्षमता है, जिसे प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष नहीं करना पड़ता। हमारे जीवन का एक मुख्य उद्देश्य इस उपहार को नियंत्रित करना है, न कि इसे अति प्रवाहित होने देना या स्व प्रवाहित होने देना और हमें नियंत्रित करने देना है। केतु क्षेत्र में अत्यधिक एकाग्रता से राहु में नई वृष्टि के नष्ट होने का खतरा है। इसीलिए हमें नोडल अक्ष पर संतुलन बनाए रखने के लिए
सदैव सचेत रहना चाहिए। पांचवें ज्योतिषी हुए हैं डी वोर, जिन्होंने ज्योतिष के विषय में एक पुस्तक लिखी है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि चंद्रमा के नोट्स की स्थिति से हम देख सकते हैं कि जन्म से कुछ समय पहले या बाद में कोई ग्रहण की स्थिति थी या नहीं थी। राहु या केतु के निकट कोई ग्रह चंद्रमा या सूर्य के गोचर से शीघ्र ही सक्रिय होगा या नहीं, और इसी तरह के और विविध कारक जिन्हें ज्योतिषी पंचांग से आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन अक्सर नहीं समझ पाते हैं। नोट्स स्वयं केवल उन स्थानों की ओर संकेत करते हैं जहां ऐसे समय में कुछ घटित हो सकता है, जो अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। घटनाएं समय, स्थान, कारण और ग्रह के कारण ही घटित होती हैं, जो अपने आप में एक विशाल संदेश देती हैं कि यह सब राहु केतु के नोट्स के मध्य ही क्रियान्वित होता है। पश्चिम में एक और ज्योतिषी हुए हैं रोनाल्ड सी डेविसन, जिन्होंने एक ज्योतिष के विषय में राहु केतु के बारे में एक लेख लिखा था। उन्होंने लिखा है कि कुछ साल पहले जब मैं स्क्रीन और स्टेज प्रतिभाओं के ज्योतिषीय संकेतों की जांच कर रहा था, तो मैंने देखा कि ज्यादातर मामलों में चंद्र ग्रहण 5वें और 11वें भाव में स्थित होते हैं, जो कुंडली के सार्वजनिक मनोरंजन से जुड़े क्षेत्र हैं। कभी राहु 5वें भाव में होता है तो कभी 11वें भाव में। दोनों ही स्थितियों में कोई खास प्रभाव नहीं होता है। किसी भी नोड के साथ युति करने वाले ग्रह का उस नोड द्वारा दर्शाई गई चीजों के संबंध में विशेष महत्व होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जन्म कुंडली से राहु और केतु का न होना कुंडली के व्याख्याकार के लिए एक गंभीर बाधा है। गोचर में नोट्स अक्सर जातक के जीवन में एक महत्वपूर्ण अवधि के आगमन का संकेत देते हैं। 17वीं शताब्दी में प्रसिद्ध ज्योतिषी डब्ल्यू लिली ने अपनी पुस्तक में चंद्रमा के नोट्स पर बहुत अधिक ध्यान दिया और अनुसंधान किया। उन्होंने कहा कि ज्योतिष परिचय ड्रैगन का शिर पुरुषोचित है, बृहस्पति और शुक्र के समान स्वभाव का है और स्वयं एक धनवान है। ड्रैगन की पूंछ स्वभाव से ही सिर के बिल्कुल विपरीत होती है, इसीलिए क्योंकि वह दुष्ट है, और केतु उसके विपरीत है। कार्ल लिपर्ट ने चंद्रमा को कि किसी भी नोट के साथ किसी भी ग्रह की एक दिलचस्प व्याख्या की है। सुरक्षा और मार्गदर्शन की एक अक्सर अकथनीय सहज अनुभूति के रूप में, जो जरूरी नहीं कि तार्किक हो, तुरंत स्पष्ट न हो, फिर भी सत्य है, क्योंकि ऐसे अवसरों पर खतरे का एक समान रूप से स्पष्ट सहज बोध होता है। राहु के साथ यह युति खतरे की अनुभूति पर जोर देती है। यह इतनी प्रबल हो सकती है कि यह लगभग एक आदिम प्रकार की प्रतिक्रिया की ओर प्रत्यावर्तन जैसा होता है। पश्चिम के और ज्योतिषी हुए हैं डॉक्टर एच.एल. कार्नवेल, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। एच.एल. कार्नवेल ने बताया कि राहु की लग्न के साथ स्थिति अत्यंत ही भाग्यशाली होती है जब वह जन्म कुंडली के अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों के साथ युति या अनुकूल पहलू में हो। एक और पश्चिम के ज्योतिषी हुए हैं कार्लसन टुम्बल, जिनका कहना है कि जब सूर्य या चंद्रमा केतु से षष्ठक हो या त्रिकोण में हो, तो केतु का अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। ऐसे षष्ठक या त्रिकोण को कुंडली में एक उत्कृष्ट सहायता के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। पश्चिमी एस्ट्रोलॉजर हेंज एंटोनी ने अपनी पुस्तक मून नोट्स इन डेलिनेशन एंड डायरेक्शन के माध्यम से सांख्यिकी और कई सचित्र उदाहरणों के द्वारा
चंद्रमा की नोट्स की प्रभावकारिता को समझाया भी है और सिद्ध भी किया है। एल सिलियर्स जो पश्चिमी एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने अपने लेख में कहा है कि प्राचीन लोगों ने क्रांति व्रत पर एक दूसरे के विपरीत इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को आकाश में फैले हुए देखा था, मानो कोई विशाल अजगर लेटा हो। सूर्य और चंद्रमा की प्रतीक्षा में नोडल बिंदुओं के पास होने वाले सूर्य और चंद्र ग्रहणों के दौरान उन्हें समय समय पर निगलने के लिए यह बहुत संभव है कि किसी खाली घर में एक अकेला नोट्स कुछ ऐसी घटनाओं का संकेत देता हो जिनका उस घर के पुच्छ के चिन्ह और उसके स्वामी के पहलुओं से अन्यथा अनुमान न लगाया जा सके। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विभिन्न ग्रहों के साथ नोडल संयोजन या वर्ग अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि सेक्सटाइल और ट्राइन पहलू अपेक्षाकृत कमजोर और कम महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं, इसीलिए पश्चिमी ज्योतिषियों के लिए चंद्रमा के नोट्स पर अधिक बारीकी से ध्यान देना हमारे लिए ज्यादा उचित रहेगा। पश्चिम में एक और एस्ट्रोलॉजर हुए हैं थिरजा एस्कोबार, जिन्होंने अपने लेख में लिखा है कि नोट्स को आमतौर पर उनके संकेतों में विशेष रूप से कर्म संबंधी माना जाता है। राहु जो पहले ही सीखा जा चुका है दर्शाता है और इस प्रकार यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां से ये सबक चाहे आसान हो या कठिन हो सीखने होते हैं और कर्ज चुकाने होते हैं। इस दृष्टिकोण से नोडल अक्ष की तुलना कुंडली में व्यक्तिगत संपत्तियों और देनदारियों के बैलेंस शीट से की जा सकती है, जो प्रत्येक आत्मा के लिए एक प्रकार का ब्रह्मांडीय बही खाता है पिछले जन्मों के कर्म के फलों का। एक अन्य पश्चिमी एस्ट्रोलॉजर हुए हैं कर्ट नुकफर, जिन्होंने अपनी सांख्यिकी जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि चंद्र के नोट्स सिस्टम के परिणाम लागू किए गए 6 विभिन्न प्रणालियों में दूसरे सबसे अच्छे थे। यानी राहु केतु के प्रभाव से आप जीवन में कदापि नहीं बच सकते हैं। ये जो पश्चिम के ज्योतिषियों की एक स्पष्ट राय है, जिसे उन्होंने नोट्स कहा गया, केतु नोट्स और राहु नोट्स। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में राहु या केतु किस किस भाव में बैठे हुए हैं। यदि आप कमेंट करके हमको ये बतलाएंगे तो हम आपके हृदय से आभारी रहेंगे। चैनल अंत में एक बार पुनः निवेदन है कि यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक एवं शेयर न किया हो तो अपने रिश्तेदारों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन चुनें। हम आपके हृदय से आभारी रहेंगे। प्रेम से बोलो जय सिया राम।